बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ एन एम्पलीफायर। जनरली फ्रीक्वेंसी को कोई भी एम्पलीफायर किस तरह से रिस्पॉन्स करता है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ताकि हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देख सकें कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो कि हमारा मेन टॉपिक है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है वो फ्रीक्वेंसी के चेंज को किस तरह से रिएक्ट करता है। तो जनरली कोई भी अगर एम्पलीफायर है तो वो फ्रीक्वेंसी सिग्नल की जब फ्रीक्वेंसी वेरी करती है तो वो कैसे रिस्पॉन्स करता है, ये हम आज डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो फ्रीक्वेंसी की चेंज से जिन जिन पैरामीटर्स में चेंज आता है, एक वो वोल्टेज गेन है और दूसरा है फेज़ शिफ्ट, यानी जो इनपुट से आउटपुट तक फेज़ में चेंज आता है, और दूसरा जो गेन होती है यानी आउटपुट और इनपुट का जो रेशियो है जिसे आप वोल्टेज गेन कहते हैं, उससे उसमें बेसिकली चेंज आती है। Frequency and phase responses of an amplifier. The frequency response indicates how the voltage gain changes with frequency. फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ये है किसी भी एम्पलीफायर का जो ये बताता है कि वोल्टेज गेन में फ्रीक्वेंसी के साथ कितनी चेंज आती है। The phase response indicates how the phase shift between the input and output signal changes with frequency. इसके अलावा जो फेज़ रिस्पॉन्स है वो ये बताता है कि फ्रीक्वेंसी की चेंज के साथ फेज़ में इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल के दरमियान जो फेज़ में चेंज आया है वो कितना आएगा और कैसे आएगा। In the previous chapters on amplifiers, the effects of the input frequency on an amplifier's operation due to capacitive elements in the circuits were neglected in order to focus on the other concepts. हमने जो एम्पलीफायर्स के बेसिक ऑपरेशंस जब भी डिस्कस किए हैं तो हमने उसमें फ्रीक्वेंसी जो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी, अब सिग्नल क्या होता है आप सबको अच्छी तरह से पता है कि सिग्नल क्या होता है। सिग्नल डिपेंडेंट फंक्शन है ऑन एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो जैसे जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू भी चेंज होती है, इसे आप सिग्नल कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो सिग्नल है वो एक करंट सिग्नल हो सकता है, वो एक वोल्टेज सिग्नल हो सकता है, वो पावर सिग्नल हो सकता है। और ये वोल्टेज, करंट और पावर जो हैं ये बेसिकली टाइम डिपेंडेंट होते हैं और उन पे या फिर फेज़ डिपेंडेंट होते हैं। तो उस लिहाज से हम इन सिग्नल्स को देखते हैं। इसके अलावा फिर सिग्नल्स जिस तरह से अपने आप की वैल्यू चेंज करते हैं वो चीज़ है कि अगर तो कोई सिग्नल इस तरह का है कि जो आपको कुछ टाइम के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है और अगले कुछ टाइम के लिए वो फिर आपको ज़ीरो वैल्यू दे रहा है या नेगेटिव वैल्यू दे रहा है और यही साइकिल बार बार रिपीट हो रहा है, तो ऐसे सिग्नल को हम डिजिटल सिग्नल कहते हैं। लेकिन वो तमाम सिग्नल्स जिनकी वैल्यू टाइम टू टाइम वेरी करती जाती है और कॉन्टीन्यूसली वेरी करती है और वही साइकिल रिपीट होता है, उनको आप एनालॉग सिग्नल कहते हैं। एनालॉग सिग्नल में वैल्यूज़ जो हैं वो कंटिन्यूस होते हैं, यानी हर पॉइंट आपको एक वैल्यू दे रहा होता है। जबकि डिजिटल में कुछ पॉइंट्स ऐसे, डिजिटल सिग्नल में कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं, ये कुछ टाइम के लिए आपको सिग्नल नहीं मिल रहा होता। तो इस तरह से आप एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स को देखते हैं। फिर अगर तो सिग्नल की वेरिएशन एक स्मूथ साइन वेव बना रही है तो वो एक साइनोसाइडल सिग्नल है। इसके अलावा स्टार टूथ सिग्नल होते हैं और डिफरेंट स्क्वायर शेप सिग्नल होते हैं, ट्रायंगुलर सिग्नल होते हैं। तो वो जिस तरह की वेरिएशन डिपेंडेंट वेरिएबल की विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल आती है वैसा ही सिग्नल होता है। तो जब कोई सिग्नल बार बार अपनी उन्हीं सेट ऑफ वैल्यूज़ को रिपीट करता है
तो उसे हम कहते हैं कि उसकी कोई ना कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। एक सेकंड में कितने सेट्स उस तरह के रिपीट हुए हैं, वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो फ्रीक्वेंसी जब हम एम्पलीफायर का ऑपरेशन हमने प्रीवियस चैप्टर्स में लिया, तो हमने फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स उसमें नहीं रखा, यानी हमने उन एम्पलीफायर्स को में फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को इग्नोर किया है। लेकिन अब हम इस चीज़ को इग्नोर नहीं करेंगे। द कपलिंग एंड बाईपास कैपेसिटर्स वर कंसिडर्ड टू बी आइडियल शॉर्ट्स एंड इंटरनल ट्रांजिस्टर कैपेसिटेंसेस वर कंसिडर्ड टू बी आइडियल ओपन्स। असल में ट्रांजिस्टर का जब सर्किट लगाते हैं और उसे एम्पलीफायर बनाते हैं, तो उसके साथ हम कैपेसिटर्स लगाते हैं, और उन कैपेसिटर्स को हम कपलिंग एंड बाईपास कैपेसिटर्स कहते हैं। आपको पता है किसी भी कैपेसिटर की जो रिएक्टेंस होती है वो क्या होती है? एक्स सी इज़ इक्वल्स टू 1/2 पाई एफ सी। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स सी डिपेंडेंट है किस पे? एफ पे, एफ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती जाएगी तो रिएक्टेंस कैपेसिटर की बहुत लो होती जाएगी, और अगर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बहुत लो होगी तो रिएक्टेंस कैपेसिटर की बहुत हाई होगी। यानी कैपेसिटर की रिएक्टेंस बेसिकली फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। तो एक नॉर्मल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी में हम ये कंसिडर करते हैं कि जब जो कपलिंग और बाईपास कैपेसिटर्स हैं वो आइडियल शॉर्ट्स हैं। ठीक है, आइडियल शॉर्ट्स का मतलब ये है कि वो एक मिड रेंज फ्रीक्वेंसी में वो बिल्कुल एक शॉर्ट की तरह बिहेव कर रहे हैं, जैसे कि एक चीज़, दो पॉइंट्स जुड़े हुए हों और वो कुछ भी मतलब उन दो पॉइंट्स के दरमियान दो पॉइंट्स को आप शॉर्ट्स कहेंगे जो रिएक्ट नहीं करते, जो रेजिस्ट नहीं करते सिग्नल के फ़्लो को, उसको आप शॉर्ट कहते हैं। तो नॉर्मली हम उनको आइडियल शॉर्ट्स मानते हैं, इसलिए फ्रीक्वेंसी का इफ़ेक्ट नहीं लेते। इसी तरह ट्रांजिस्टर के जो जंक्शन होता है, जैसे बेस एमीटर जंक्शन, बेस कलेक्टर जंक्शन, तो ये जंक्शन की भी कैपेसिटेंस होती है। और जब हम ये कंसिडर करते हैं कि एक नॉर्मल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ में ये जो कैपेसिटेंसेस हैं ये आइडियल ओपन्स हैं। ठीक है, यानी इनके दरमियान कोई ताल्लुक़ नहीं है। दिस ट्रीटमेंट इज़ वैलिड व्हेन फ्रीक्वेंसी इज़ इन एम्पलीफायर्स मिड रेंज। और ये ट्रीटमेंट ठीक है, चलता है जब एम्पलीफायर को आप सिग्नल ऐसी फ्रीक्वेंसी का दे रहे हों जो कि एक मिड रेंज फ्रीक्वेंसी है। As you know, capacitive reactance decreases with increasing frequency and vice versa. When the frequency is low enough, the coupling and bypass capacitors can no longer be considered as shorts. लेकिन जब एक नॉर्मल मिड रेंज फ्रीक्वेंसी में तो आप कपलिंग और बाईपास कैपेसिटर्स को आइडियल शॉर्ट्स लेंगे, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो जाए या बहुत लो हो जाए तो फिर वो आइडियल शॉर्ट्स नहीं रहेंगे। Also, when frequency is high enough, the internal transistor capacitances can no longer be considered as opens because their reactances become small enough to have a significant effect on amplifier operation. इसी तरह ट्रांजिस्टर्स की जो इंटरनल कैपेसिटेंसेस हैं वो भी मिड रेंज फ्रीक्वेंसी पे तो ओपन रहती हैं और उनका कोई सिग्नल वहाँ पे बिल्कुल उस सिग्नल पे उनका इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे वो कैपेसिटेंसेस बहुत स्मॉल हो जाती हैं और सिग्नल जो है वो उस पे एम्पलीफायर के ऑपरेशन पे उनका बहुत इफ़ेक्ट होता है। A complete picture of an amplifier's response must take into account the full range of frequencies over which the amplifier can operate. All amplifier gain factors are functions of signal frequency. एम्पलीफायर के जितने गेन फैक्टर्स हैं वो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी के फंक्शंस हैं। These gain factors include voltage, current, transconductance and transresistance. The curve drawn between frequency was gain
इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व। यानी गेन फ्रीक्वेंसी के साथ किस तरह से चेंज होती है उसका अगर आप एक कर्व ड्रॉ कर लें, एक ग्राफ बना लें, तो उसे आप गेन फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व भी कहते हैं। द फ्रीक्वेंसी रेंजेस आर डिवाइडेड एज, बहुत एक फ्रीक्वेंसी नॉर्मल रेंज की उसे आप एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है, और उससे तमाम लो फ्रीक्वेंसीज एफ से डिनोट करते हैं, उसे क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। उस क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी से कम की तमाम फ्रीक्वेंसीज़ जो हैं वो लो फ्रीक्वेंसीज़ में आ जाती हैं। उस क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी से काफ़ी हाई जो है उसको आप हाई फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और दरमियान वाली फ्रीक्वेंसी जो है की रेंज जिस पे ट्रांजिस्टर की ऑपरेशन पे कैपेसिटेंसेस का इफ़ेक्ट नहीं होता उसे आप मीडियम फ्रीक्वेंसी या फिर मिड रेंज फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब हम बारी बारी देखेंगे गेन पे और फेज़ शिफ्ट पे लो फ्रीक्वेंसी का रिस्पांस। अगर सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी लो कर दी जाए तो फिर क्या होता है। रिकॉल फ्रॉम बेसिक सर्किट थ्योरी दैट XC इक्वल्स टू 1/2 पाई FC। दिस फार्मूला शोज दैट कैपेसिटिव रिएक्टेंस वेरीज इनवर्सली विद फ्रीक्वेंसी। At low frequencies the reactance is greater and it decreases as the frequency increases. At low frequencies, for example audio frequencies below 10 Hz, अगर हम बहुत लो फ्रीक्वेंसीज जैसे कि ऑडियो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, ऑडियो फ्रीक्वेंसीज बहुत स्मॉल होती हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 10 हर्ट्ज से भी कम होती है। कैपेसिटिवली कपल्ड एम्पलीफायर्स सच एज दोज इन द फिगर हैव लेस वोल्टेज गेन देन दे हैव एट हायर फ्रीक्वेंसीज। अब इसमें देखिए इस फिगर में कैपेसिटिवली कपल्ड एम्पलीफायर्स हैं। ये एक एम्पलीफायर है और इसके साथ कपलिंग है कैपेसिटर्स की। एक कैपेसिटर ये है, ये C1 है, एक कैपेसिटर ये है, ये C2 है, एक कैपेसिटर ये है, ये C3 है। अच्छा, सबसे पहले ये C1 है जो इनपुट सिग्नल के साथ है। C1 और ये R1 R2 ये एक RC सर्किट बनाए हुए हैं और इनको बोलते हैं इनपुट RC सर्किट, ठीक है। और इधर से देखें ये C3 और RL लोड रेजिस्टेंस है जहाँ पे आप आउटपुट ले रहे हैं, और उसके साथ ये R3 जो है, ये C3 जो है, C3 जो है ये भी एक RC सर्किट बनाए हुए हैं, सीरीज़ RC सर्किट है, ठीक है। इस तरह से ये एक पैरेलल RC सर्किट है जिसमें एमीटर का रेजिस्टेंस है और ये C2 कैपेसिटर है, इसको आप बाईपास कैपेसिटर कहते हैं। तो ये हो गए आपके कपलिंग कैपेसिटर C1 एंड C3, और ये C2 जो है ये बाईपास कैपेसिटर है। The reason is that at lower frequencies more signal voltage is dropped across C1 and C3 because their reactances are higher. This higher signal voltage drop at lower frequencies reduces the voltage gain, ठीक है। होता क्या है कि जैसे ये अपने इनपुट दी, वो इनपुट सिग्नल जो है वो बेस तक जाने से पहले गुजरेगा किस में से, RC सर्किट में से। R1 और R2 को अगर आप कंबाइन कर लें तो एक कंबाइंड रेजिस्टेंस आ जाएगा और वो रेजिस्टेंस इस C1 के साथ क्या होगा, सीरीज़ में होगा। अब इनपुट जो बेस को मिलेगी वो एक CR सर्किट में से जाके मिलेगी, यानी ये एक ऐसा RC सर्किट है कि जिसमें आप इनपुट यहाँ से दे रहे हैं और जब आपको बेस में जाने से पहले की आउटपुट मिलेगी तो वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस मिलेगी। तो एक ऐसा RC सर्किट जिसमें आप रेजिस्टेंस के अक्रॉस आउटपुट लें वो एक लीड सर्किट होता है, याद रखें वो एक लीड सर्किट होता है। और इसके अलावा जाहिर है कि आप एक RC सर्किट की एक टोटल एक कंबाइंड इम्पीडेंस होती है, उस इम्पीडेंस की वजह से अब अगर ये कैपेसिटर इनपुट सिग्नल की वोल्टेज को रिएक्ट करेगा तो बहुत सी वोल्टेज इसकी अगर रिएक्टेंस ज़ीरो होगी तो कोई सिग्नल या कोई वोल्टेज इसके अक्रॉस ड्रॉप नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी को कम करते जाते हैं रिएक्टेंस बढ़ती जाती है। अगर ये सिग्नल को ज़्यादा रिएक्ट करेगा तो
बहुत सी इनपुट वोल्टेज बेस में जाने से पहले यहाँ पे क्या हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी। तो ओवरऑल इनपुट में ही रिडक्शन आ जाएगा। तो उसी हिसाब से फिर अगर इनपुट ही कम हो गई तो आउटपुट भी कम हो जाएगी। तो गेन क्या होती है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। तो इनपुट भी कम हो गई, आउटपुट भी कम हो गई, तो गेन क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो लो फ्रीक्वेंसी पे रिएक्टेंसेस कैपेसिटर्स की हाई हो जाती हैं और उससे गेन में रिडक्शन हो जाती है। इसके अलावा जो मैं लीड सर्किट वाली बात कर रही थी, ये एक आरसी सर्किट है और ये आरसी सर्किट जो है ये एक लीड सर्किट है। तो लीड सर्किट का मतलब ये है कि जो बेस को इनपुट जाएगी वो ओरिजिनल इनपुट के हिसाब से उसमें फेज़ लीड आ जाएगा, यानी वो लीड करेगी एज़ कंपेयर टू दिस ओरिजिनल इनपुट। ठीक है, यहाँ पे भी लीड आएगा यानी फेज़ शिफ्ट आएगा। और फिर जब आप आउटपुट लेंगे तो आउटपुट अगेन एक आरसी सर्किट है। ठीक है, यहाँ भी आप आउटपुट ले रहे हैं रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो ये फिर से एक लीड सर्किट है। तो कुछ फेज शिफ्ट यहाँ पे आएगा और बाकी का फेज शिफ्ट फाइनल आउटपुट में यहाँ इनकी वजह से आएगा। तो ओवरऑल क्या होगा कि जो टोटल आपकी आउटपुट होगी और यहाँ से जो ओरिजिनल इनपुट है, इन दोनों के दरमियान फेज़ का डिफरेंस आ जाएगा और जो आउटपुट है वो उसमें फेज़ शिफ्ट आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगी, यानी वो लीड करेगी। तो ये आपका C1 और C3 का इफ़ेक्ट, यानी ये जो RC सर्किट्स हैं लो फ्रीक्वेंसी पे इनका इफ़ेक्ट ज़्यादा हो जाता है और ये गेन पे इफ़ेक्ट करते हैं और ये किस पे इफ़ेक्ट करते हैं, ये फेज़ शिफ्ट में इनका इफ़ेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे देखें, ये एक बाईपास कैपेसिटर है। ये बाईपास कैपेसिटर नॉर्मली अगर मिड रेंज फ्रीक्वेंसी है तो ये एक शॉर्ट होगा। अगर ये एक शॉर्ट है तो ये एमीटर्स की वोल्टेज को एसी इसको ग्राउंड कर देगा, लेकिन लो फ्रीक्वेंसी पे इसकी रिएक्टेंस इंक्रीज़ कर जाएगी। जब इसकी रिएक्टेंस इंक्रीज़ करेगी तो इसकी रिएक्टेंस और इस रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस मिल के टोटल इम्पिडेंस बन जाएगी और वो इम्पिडेंस ZE कहलाएगी। ठीक है, तो बहुत सा सिग्नल इस इम्पिडेंस की वजह से यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, गेन में फ़र्क आएगा, गेन रिड्यूस हो जाएगी। तो लो फ्रीक्वेंसी पे बाईपास कैपेसिटर्स एंड कपलिंग कैपेसिटर्स दोनों जो हैं वो गेन को रिड्यूस करने का बाइस बनते हैं। यहाँ पे अब मैं थोड़े से फिगर से आपको दोबारा से बता दूँ। ये देखें, ये C1 था और ये टोटल इनपुट रेजिस्टेंस बेस ट्रांजिस्टर की बेस में जाने से पहले ही यहाँ पे ये लो फ्रीक्वेंसी की वजह से इसकी रिएक्टेंस बढ़ जाएगी और ये आरसी सर्किट जो है इसके अक्रॉस बहुत सा सिग्नल ड्रॉप हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि फेज़ में जो शिफ्ट आ रहा है वो चूँकि ये एक लीड सर्किट है, याद रखें आरसी सीरीज़ सर्किट में अगर आप सिग्नल ले रहे हों आर के अक्रॉस, तो सिग्नल जो है जब आप यहाँ से दे रहे होते हैं और जहाँ से ले रहे होते हैं उसमें जहाँ से ले रहे हैं वो लीड करेगा, वो वोल्टेज वाइज इस वोल्टेज को लीड करेगा। लेकिन अगर इसके उलट कर दें, यहाँ पे रेजिस्टेंस हो और आप कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज को ले रहे हो, तो फिर वो वोल्टेज जो आप कैपेसिटर के अक्रॉस ले रहे हैं वो लैग करेगी, वो इस वोल्टेज जो आप पीछे से दे रहे हैं उसको लैग करेगी। उसमें फेज शिफ्ट इस तरह से आएगा कि ये वाली वोल्टेज उसको लैग करेगी, उससे पीछे रहेगी। यहाँ पे देखें फ्रीक्वेंसी का जो फेज़ शिफ्ट है वो दिखाया हुआ है। यहाँ पे देखें जब थीटा जो फेज़ शिफ्ट आता है वो उसकी वैल्यू क्या होती है, tan इनवर्स XC1 इनपुट सर्किट के लिहाज से पहले तो देखें, तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स XC1 ओवर R इनपुट आरसी सर्किट कौन सा है, ये वाला, ये इनपुट आरसी सर्किट है जो ट्रांजिस्टर की बेस से पहले है। ये कपलिंग कैपेसिटर C1 और ये टोटल रेजिस्टेंस R, जिसमें वो सीरीज़ रेजिस्टेंस R1 भी आ गया, R2 भी आ गया, इसके अलावा इनपुट बेस का रेजिस्टेंस भी आ गया। ये सबको आपने कंबाइन कर लिया तो एक R इनपुट टोटल कंबाइंड रेजिस्टेंस बन गया और वो इस C1 के साथ
एक सीरीज़ में आ जाएगा। तो इसके अक्रॉस जब फेज़ शिफ्ट आ रहा है उसका फार्मूला क्या है? उसका फार्मूला है थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स सी वन ओवर आर इनपुट। अब मिड रेंज फ्रीक्वेंसीज पे क्या होता है कि एक्स सी वन रिएक्टेंस तकरीबन ज़ीरो होती है। मिड रेंज फ्रीक्वेंसीज में एक्स सी वन ज़ीरो होता है। अगर ये ज़ीरो है तो टेन इनवर्स ज़ीरो क्या होगा? ज़ीरो। तो ज़ीरो का मतलब है कि इनपुट सिग्नल जो आप आरसी सर्किट को दे रहे हैं और फिर आरसी सर्किट से जो आप सिग्नल ले रहे हैं उसमें कोई फेज़ का डिफरेंस नहीं है। अच्छा, अब आ जाए क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी पे। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है? क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है कि जब ये जो टोटल रेजिस्टेंस है, इनपुट रेजिस्टेंस, वो और कैपेसिटर C1 की रिएक्टेंस जब दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं, तो जितनी फ्रीक्वेंसी पे ऐसा होता है उसे आप क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी पे आप टेन इनवर्स XC1 की बजाय आप रख दें R इनपुट, तो आपके पास ये आ जाएगा 1। तो टेन इनवर्स 1 क्या होता है? 45 डिग्री। तो इसका मतलब है कि जो आप इनपुट और फिर जो बेस पे सिग्नल जा रहा है उन दोनों सिग्नल्स में कितना फेज़ शिफ्ट आ जाएगा? 45 का। तो बेस पे जो वोल्टेज जाएगी वो 45 डिग्री ओरिजिनल इनपुट सिग्नल से आगे होगी। एट ए डिकेड बिलो द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी बहुत कम कर दें, कितनी कम कर दें कि जो कैपेसिटर की रिएक्टेंस है वो इनपुट रेजिस्टेंस से तकरीबन 10 गुना बढ़ जाए। बहुत स्मॉल फ्रीक्वेंसी पे रिएक्टेंस बढ़ती जाती है ना, तो रिएक्टेंस इतनी बढ़ जाए कि वो इनपुट रेजिस्टेंस से 10 गुना ज़्यादा हो जाए। तो फिर आप ये वैल्यू पुट करके देखें, थीटा की क्या वैल्यू आएगी? थीटा की वैल्यू आ रही है 84.3 डिग्री। यानी जैसे जैसे कैपेसिटर की रिएक्टेंस, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है, कैपेसिटर की रिएक्टेंस बढ़ती जा रही है और फेज़ का शिफ्ट बढ़ता जा रहा है। ये देखें यहाँ पे नीचे फिगर में ये VB है, यानी जो RC सर्किट के बाद वोल्टेज बनी वो ये ग्रीन से ज़ाहिर हो रही है, और जो ओरिजिनल पीछे से आ रही थी वो ये ब्लू से ज़ाहिर हो रही है। तो इन दोनों में देखें फेज़ का शिफ्ट है, ये थीटा है। ये फेज़ का शिफ्ट जो है ये ज़ीरो पे बिल्कुल नहीं होगा, और 45 डिग्री पे क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी पे ये 45 डिग्री का हो जाएगा, और 10 टाइम्स ग्रेटर या डिकेड बिलो जो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी से बहुत कम फ्रीक्वेंसी पे ये करीबन 10 गुना 84 का फेज़ शिफ्ट आ जाएगा। ये फेज़ शिफ्ट में आप ये देखें कि ये VB लीड कर रही है और VIN जो है वो लैग कर रही है। ये देखिए फ्रीक्वेंसी के साथ एक ग्राफ बना हुआ है, इसमें ये 45 डिग्री, ये ज़ीरो, ये 45 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो मिड रेंज फ्रीक्वेंसी पे फेज़ शिफ्ट ज़ीरो है, लेकिन जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी आप लो करते जा रहे हैं फेज़ शिफ्ट बढ़ता जा रहा है। फ्रीक्वेंसी लो होती जा रही है, फेज़ शिफ्ट बढ़ता जा रहा है। फ्रीक्वेंसी लो होती जा रही है और फेज़ शिफ्ट जो है ये मैक्सिमम कितना चला जाएगा? 90 पे चला जाएगा। अच्छा, ये तो इनपुट सिग्नल, इनपुट RC सर्किट का इफ़ेक्ट था। इसी तरह जो आउटपुट सर्किट है उसमें भी आप देखें कि XC3 डिवाइडेड बाय RC प्लस RL। आउटपुट सर्किट जो है इसका वो ये है, सॉरी ये नहीं, आउटपुट सर्किट जो है वो इधर से, ये देखें ये कलेक्टर की वोल्टेज, जो कलेक्टर पे वोल्टेज आ रही है, ये RC जो कलेक्टर के साथ रेजिस्टेंस है, ये C3 जो बाई कपलिंग कैपेसिटर C3 है, और ये लोड रेजिस्टेंस है। ये दोनों रेजिस्टेंस कंबाइन करके और इन ये C3 के साथ आ जाएंगे सीरीज़ में, और आपको यहाँ पे V आउट यानी लोड के अक्रॉस V आउट मिलेगी। इट मीन्स कि ये भी एक लीड सर्किट है। तो फर्दर यहाँ पे फिर से फेज़ का शिफ्ट आएगा, और वो फेज़ शिफ्ट जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स XC3 ओवर RC प्लस RL, और ये भी इसी तरह से फ्रीक्वेंसीज के साथ ये भी जो है वो चेंज हो जाएगा। अब आ जाते हैं हाई फ्रीक्वेंसी की तरफ। जब फ्रीक्वेंसी हाई कर दें, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा कि
जो आपके कपलिंग कैपेसिटर्स और बाईपास कैपेसिटर्स हैं वो आइडियल शॉर्ट्स हो जाएंगे, यानी वो बिल्कुल शॉर्ट की तरह, उनकी रिएक्टेंस इतनी स्मॉल हो जाएगी कि वो शॉर्ट्स हो जाएंगे और वो ऐसे होंगे जैसे सर्किट में है ही नहीं। तो फिर हाई फ्रीक्वेंसी पे गेन और फेज़ में क्यों चेंज आता है, वो ट्रांजिस्टर की इंटरनल रेजिस्टेंसेस की वजह से आता है। ये देखिए, ये है बेस, ये है एमीटर और ये है बेस, इन दोनों के दरमियान जंक्शन है और ये जंक्शन जो है ये इसकी एक कैपेसिटेंस होती है, उस कैपेसिटेंस को आप कहते हैं CBE, बेस एमीटर कैपेसिटेंस। इसको आप इनपुट कैपेसिटेंस भी कह सकते हैं, बेस एमीटर कैपेसिटेंस, इनपुट कैपेसिटेंस भी इसको कह सकते हैं। और इसी तरह ये बेस और कलेक्टर के दरमियान जो जंक्शन होता है उसकी भी कैपेसिटेंस होती है, उसको आप बेस कलेक्टर जंक्शन कहते हैं। नॉर्मली जब आप सिग्नल नॉर्मल मिड रेंज फ्रीक्वेंसी पे जब आप सिग्नल देते हैं तो ये कैपेसिटेंस जो है ये बहुत हाई होती है, ये कैपेसिटेंस जो है ये एक ओपन की तरह बिहेव करती है और आपका जो इधर से इधर तक जो सर्किट जो बेस और एमीटर के दरमियान का जो सर्किट है वो कैपेसिटर के लिहाज से वो एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है और सिग्नल यहाँ पे ड्रॉप नहीं होता, सिग्नल जाके इंटरनल रेजिस्टेंस पे ही ड्रॉप होगा। तो कैपेसिटेंस जो है, यानी ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर का मतलब तो ये होता है ना कि ये भी चार्ज लेना शुरू कर दे। तो अगर ये ओपन होगा तो ये कोई चार्ज नहीं लेगा। तो यहाँ पे ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है, ये रिएक्टेंस इसकी बहुत कम हो जाती है और ये भी चार्ज लेना शुरू हो जाता है। तो जब ये भी चार्ज लेना शुरू हो जाएगा कैपेसिटर, तो सिग्नल यहीं पे बहुत सा ड्रॉप हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आउटपुट सिग्नल इसी तरह से ये चार्ज लेना शुरू हो जाएगा हाई फ्रीक्वेंसी पे, तो आउटपुट सिग्नल में रिडक्शन आ जाएगी और ये इस कैपेसिटर की वजह से आना शुरू हो जाएगी। तो जब इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल के मैग्नीट्यूड में ही कमी आ जाएगी तो ओवरऑल गेन भी कम हो जाएगी। तो ये जो इंटरनल कैपेसिटेंसेस हैं ये सिग्नल के साथ इस तरह से आती हैं। ये इनपुट सर्किट पहले तो बनाया हुआ है, ये इनपुट सिग्नल है, इनपुट सिग्नल के साथ ये इनपुट सिग्नल का रेजिस्टेंस है, सोर्स का रेजिस्टेंस है, ये वो आपके R1 और R2 रेजिस्टेंसेस का कंबाइंड रेजिस्टेंस है। ये CBE यानी ये जो कैपेसिटेंस है ये बेस के साथ पैरेलल में आती है, ठीक है। ये कैपेसिटेंस ये एक ऐसा कैपेसिटर है जो बेस के साथ पैरेलल में आता है। और इसी तरह इनपुट बाकी की जितनी कैपेसिटेंसेस हैं इंटरनल वो भी एक C इनपुट के तौर पे ये पैरेलल में आती हैं। और फिर ये आगे बीटा ACRE प्राइम यानी कि जो बेस एमीटर का जो करंट जब फ्लो करेगा तो या इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बेस एंड एमीटर उसके साथ जो सिग्नल का ड्रॉप होगा या उसके क्रॉस जितनी वोल्टेज होगी ये वो वोल्टेज यहाँ पे होगी। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे के साथ किस में आ रही हैं, ये सब एक दूसरे के साथ पैरेलल में आ रही हैं। तो अब देखें कि अगर तो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बहुत ही एक मीडियम रेंज की होगी या सिग्नल की फ्रीक्वेंसी स्मॉल होगी। तो स्मॉल फ्रीक्वेंसी पे ये कैपेसिटर्स इनकी रिएक्टेंसेस बहुत हाई होगी। तो अगर पैरेलल सर्किट्स में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हो तो वो ऐसे होते हैं कि जैसे वो सर्किट में है ही नहीं। तो नॉर्मली ये इस तरह से बिहेव करते हैं कि ये ओपन सर्किट्स हैं और जैसे ये इसमें इस बाकी के सर्किट में ये है ही नहीं। लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी पे इनकी रिएक्टेंस कम हो जाती है। जब इनकी रिएक्टेंस कम हो जाती है तो ये सर्किट में जैसे आना शुरू हो जाते हैं और ये भी सिग्नल में से अपना हिस्सा जो है वो लेना शुरू हो जाते हैं। तो ये आपका इनपुट रेजिस्टेंस है। इसी तरह जो आपका आउटपुट रेजिस्टेंस है, आउटपुट सर्किट है इस एम्पलीफायर का, उसमें जो इंटरनल कैपेसिटर है टोटल, उसकी टोटल कैपेसिटर वो इस तरह से वो भी एक पैरेलल सर्किट में के तौर पे आएगा और जो आउटपुट रेजिस्टेंसेस हैं वो इस तरह से इसके साथ आएंगी। अब ये देखें कि आउटपुट आपको जो मिल रही है वो एक RC सर्किट है और ये एक ऐसा RC सर्किट है जिसमें आप टोटल आउटपुट जो है वो कैपेसिटर के अक्रॉस ले रहे हैं, ना कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो फिर ये कौन सा RC सर्किट हुआ, ये एक लैग सर्किट हुआ।
ये इनपुट सर्किट में भी अगर आप सारे कैपेसिटेंसेस को एक कंबाइंड कैपेसिटर के तौर पे बना लें तो ये बन गया, और सारे रेजिस्टेंसेस को अगर आप एक कंबाइंड रेजिस्टेंस के तौर पे बना लें तो ये बन गया, और ये भी एक आरसी सर्किट है। ये इनपुट आरसी सर्किट हो गया और ये आउटपुट आरसी सर्किट हो गया, दोनों ही लैग सर्किट हैं। तो ये क्या क्रिएट करेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी पे इनपुट जो आउटपुट सिग्नल है वो इनपुट सिग्नल से लैग करेगा। At high frequencies, the coupling and bypass capacitors become effective AC shorts and do not affect an amplifier's response. Internal transistor junction capacitances, however, do come into play, reducing an amplifier's gain and introducing phase shift as the signal frequency increases. As the frequency increases, the capacitive reactance becomes smaller. This causes the signal voltage at the base to decrease. So the amplifier's voltage gain decreases. The reason for this is that the capacitance and resistance act as a voltage divider. देखें ये क्यों डिक्रीज हो रहा है कि ये रेजिस्टेंस है और ये कैपेसिटर है, ये एक वोल्टेज डिवाइडर के तौर पे काम कर रहे हैं। सिग्नल आएगा और अगर ये कैपेसिटेंस जो है ये बहुत ही कम हो जाएगी, तो इस रेजिस्टेंस के मुकाबले में ये कैपेसिटेंस बहुत कम हो जाएगी, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस बहुत सा सिग्नल ड्रॉप हो जाएगा। बेस में जाने से पहले ही बहुत सा सिग्नल जो है रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा और कम यहाँ पे ड्रॉप होगा। तो उससे क्या होगा कि आपका जो समझें कि बेस लेगी ही कम सिग्नल, बेस पे सिग्नल ही कम आएगा, तो आपका ओवरऑल सिग्नल जो है वो पहले ही ड्रॉप हो जाएगा, उससे ओवरऑल गेन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। इसी तरह ये देखें हाई फ्रीक्वेंसी पे जो फेज़ का शिफ्ट आएगा, अब चूँकि ये एक लैग सर्किट है, लैग सर्किट में जो फेज़ शिफ्ट है वो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, tan इनवर्स इसमें R ऊपर होता है, XC नीचे होता है। तो R जितना टोटल रेजिस्टेंस है वो और डिवाइडेड बाय जितना टोटल कैपेसिटेंस है, सब जंक्शंस की कैपेसिटेंस, वो इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास थीटा आ जाएगा। तो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी पे आप पहले भी देखा, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी वो होती है कि जब टोटल रेजिस्टेंस और टोटल रिएक्टेंस इक्वल हो जाती है, उस पे जो आपका फेज़ का शिफ्ट आएगा वो 45 होगा, विद द सिग्नल वोल्टेज एट बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर लैगिंग द इनपुट सिग्नल, और जो टोटल सिग्नल है वो इनपुट से लैग करेगा। एज द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज अबव FC, द फेज़ एंगल इंक्रीजेज अबव 45 डिग्री। तो जैसे जैसे आपकी से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करेगी तो आपका जो फेज़ एंगल है वो 45 डिग्री से, यानी शिफ्ट जो है फेज़ में 45 से बढ़ता जाएगा और होते होते मैक्सिमम 90 पे चला जाएगा जब बहुत फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी। इसी तरह ये है फेज़ शिफ्ट के टोटल जो आउटपुट पे जाके आउटपुट सर्किट पे जो टोटल लैग आएगा वो ये है। अच्छा जी, अब हमने बात कर ली वोल्टेज गेन में, गेन की बात कर रहे हैं हम, और गेन में जो चेंज आता है उसकी हमने बात की, लेकिन इस चेंज को हम मेजर कैसे करते हैं, तो इसको हम मेजर करते हैं डेसिबल में। द डेसिबल इज़ अ यूनिट ऑफ लॉगरिथमिक गेन मेजरमेंट एंड इज़ कॉमनली यूज्ड टू एक्सप्रेस एम्पलीफायर रिस्पॉन्स। फ्रीक्वेंसी के साथ जो एम्पलीफायर जैसे रिस्पॉन्स करता है उसकी मेजरमेंट आप करते हैं एक लॉगरिथमिक स्केल में, और जब आप लॉगरिथमिक स्केल में गेन को मेजर करते हैं तो उसका यूनिट कहलाता है डेसिबल। द बेसिस फॉर डेसिबल यूनिट स्टेम्स फ्रॉम द लॉगरिथमिक रिस्पॉन्स ऑफ द ह्यूमन ईयर टू द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। जिस तरह से इंसानी कान साउंड की शिद्दत को रिस्पॉन्स करता है तो उसके यूनिट को हम डेसिबल कहते हैं, इसी तरह से एम्पलीफायर जो फ्रीक्वेंसी को रिस्पॉन्स करता है सिग्नल की, उसकी मेजरमेंट को भी हम डेसिबल कहते हैं। द डेसिबल इज़ ए लॉगरिथमिक मेजरमेंट ऑफ रेशियो ऑफ वन पावर टू अनदर और वन वोल्टेज टू अनदर।
पावर गेन इज़ एक्सप्रेस्ड इन डेसिबल्स बाय द फॉलोइंग फार्मूला। अगर डेसिबल जो है ये मेजरमेंट होती है, हम पावर गेन की मेजरमेंट करें तो भी हम डेसिबल में कर सकते हैं, हम वोल्टेज गेन की करें तो भी हम डेसिबल में कर सकते हैं। और ये एक पावर लेवल का दूसरे पावर लेवल के साथ रेशो होता है, या फिर एक वोल्टेज लेवल का दूसरे वोल्टेज लेवल के साथ रेशो होता है। तो अगर हमने पावर गेन फाइंड करना हो तो वो होगा ए पी, उसको कहते हैं। इन डेसिबल अगर हमने करना होगा तो हम इसे कहेंगे 10 लॉग ए पी, जिसमें ए पी क्या है, पावर गेन है, यानी ये होगा आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। ए पी इज़ एक्चुअल पावर गेन, और ये किसके इक्वल है, पी आउट डिवाइडेड बाय पी इन। और अगर पी आउट पी इन का आप 10 लॉग ले लें, 10 मल्टीप्लाई बाय लॉग ले लें इस रेशो का, तो वो डेसिबल में पावर गेन आ जाएगी। इसी तरह अगर आपने वोल्टेज गेन लेनी है तो उसे आप इस तरह से लेंगे ए वी। वोल्टेज गेन के लिए अगर आपने इसको डेसिबल में फाइंड करना है, नॉर्मली तो गेन होती है ना आउटपुट वोल्टेज ओवर इनपुट वोल्टेज, लेकिन अगर आप उसका लॉग लेके उसे 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो डेसिबल में आ जाएगी, यानी वही वोल्टेज गेन डेसिबल में आ जाएगा। इफ़ ए वी इज़ ग्रेटर देन 1 द डेसिबल गेन इज़ पॉजिटिव। अगर आउटपुट पावर और इनपुट पावर का रेशियो लें और उसमें आउटपुट पावर ज़्यादा, जो भी आउटपुट वोल्टेज है या आउटपुट पावर है, आउटपुट पावर तो खैर इंक्रीज़ नहीं हो सकती, लेकिन वोल्टेज ज़्यादा हो सकती है। आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से ज़्यादा हो सकती है। आउटपुट वोल्टेज अगर इनपुट वोल्टेज से ज़्यादा होगी तो रेशो आपका 1 से बड़ा आएगा। तो ऐसे में डेसिबल में जब आप उस 1 को कन्वर्ट करेंगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा। लेकिन अगर आउटपुट जो है वो इनपुट से कम होगी वोल्टेज, तो उसका रेशियो ज़ाहिर है जब आप उनको डिवाइड करेंगे तो 1 से कम आएगा। जब 1 से कम आएगा तो जब उसको डेसिबल में कन्वर्ट करेंगे उसका लॉग लेके, तो वो नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब है कि अगर गेन, वोल्टेज गेन नेगेटिव हो तो उसे आप अटेनुएशन कहते हैं, और अगर वोल्टेज गेन पॉजिटिव हो तो वो गेन कहलाती है। अच्छा जी, मिड रेंज गेन। मैनी एम्पलीफायर्स एग्जिबिट अ मैक्सिमम गेन ओवर अ सर्टन रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज एंड अ रिड्यूस्ड गेन एट फ्रीक्वेंसीज बिलो एंड अबव दिस रेंज। एक फ्रीक्वेंसीज की ऐसी रेंज एग्जिस्ट करती है जिस पे तमाम एम्पलीफायर्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी मैक्सिमम गेन देते हैं। यानी वो तमाम फ्रीक्वेंसीज़ जिन पे एम्पलीफायर मैक्सिमम गेन दे, उस रेंज को आप क्या करेंगे, या उस सेट को आप मिड रेंज फ्रीक्वेंसीज़ कहते हैं। उन फ्रीक्वेंसीज़ से कम फ्रीक्वेंसी का सिग्नल लें तो गेन कम हो जाएगी, उन फ्रीक्वेंसीज़ से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का सिग्नल लें तो भी गेन कम हो जाएगी। तो वो जो रेंज जिस पे गेन मैक्सिमम आती है उसको आप मिड रेंज फ्रीक्वेंसीज़ कहते हैं, और उन पे आने वाली गेन को आप मिड रेंज गेन कहते हैं। The maximum gain occurs for the range of frequencies between the upper and lower critical frequencies and is called the mid-range gain. अब जाहिर है वो तमाम फ्रीक्वेंसीज़ में सबसे कम तरीन फ्रीक्वेंसी भी होती होगी और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी भी होती होगी। तो वो सबसे कम जो फ्रीक्वेंसी है उसे आप लोअर वैल्यू कहते हैं, लोअर क्रिटिकल वैल्यू कहते हैं, और जो उस रेंज की सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है कि जिसके बाद फ्रीक्वेंसी ज़्यादा करें तो फिर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी करें तो गेन रिड्यूस हो जाएगी, तो उसे हम अपर क्रिटिकल वैल्यू कहते हैं। और हम जो मिड रेंज गेन है उसे हम कहेंगे डेसिबल में, उसकी वैल्यू को हम कहते हैं 0 dB। एनी वैल्यू ऑफ गेन बिलो मिड रेंज गेन कैन बी रेफरेंस टू 0 dB and expressed as a negative dB value. For example, if mid-range voltage of a certain amplifier is 100 and the gain at certain frequency below mid-range is 50, then this reduced voltage gain can be expressed as 20 log 50 divided by 100, that is equals to 20 log 0.5 equals to minus 6 dB. ये देखें ग्राफ में, ये जो 0 dB ये फ्रीक्वेंसी जो है ये वो फ्रीक्वेंसी है कि जिस पे गेन कितनी है, जिस पे गेन है 0 dB। 0 dB का मतलब ये है कि इसमें आउटपुट जो है वो इसमें समझ लें
कि आपकी आउटपुट ओवर इनपुट जो मैक्सिमम गेन है, ये मैक्सिमम इस इन फ्रीक्वेंसीज़ पे गेन मैक्सिमम है, और वो मैक्सिमम गेन को आप कह रहे हैं 0 dB, ठीक है। अब वो कहते हैं कि एक सर्टन एम्पलीफायर है, उसमें ये गेन जो थी ना, ये 100 थी। फ्रीक्वेंसी मिड रेंज फ्रीक्वेंसीज़ पे गेन कितनी थी? 100 गेन थी। अब क्या हुआ कि आपने फ्रीक्वेंसी उसकी कम की, क्रिटिकल वैल्यू से फ्रीक्वेंसी कम की। आप जब फ्रीक्वेंसी कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं, तो गेन भी कम हो जाती है। तो गेन कम होते 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 50 हो गई। तो 50 के लिए जब आप 50 गेन के लिए जब आप उस 50 को डेसिबल में आप चेंज करेंगे, तो क्या होगा? 50 डिवाइडेड बाय 100 उसका लॉग लेंगे और फिर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो बन रहा है -6 dB। तो मतलब क्या हुआ कि गेन हो गई -6 dB। तो गेन वैसे कितनी थी? हाफ हो गई, यानी 100 थी पहले मिड रेंज फ्रीक्वेंसी पे, और हाफ हो गई उसको एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे। तो आप कह सकते हैं कि -6 dB के बाद वो गेन जो है ना, वो हाफ हो जाएगी। तो इसका मतलब हर -6 dB के बाद गेन हाफ हो जाएगी। तो यहाँ से देखें, ये है, अगर हमने AV मिड रेंज कहा तो 0.5 AV हाफ हो गई गेन। उसके लिए क्या वैल्यू होगी गेन की डीबी में? -6 dB। और 0.5 से हाफ कितनी है? 0.25 गेन कित रह गई। तो आपके पास जो है -12 dB आपके डीबी में गेन आ गई। उसके बाद -18, यानी हर 6 dB के बाद जो है वो गेन रिड्यूस हो जाती है। Consequently, doubling of the output voltage is always a 6 dB increase in the gain। ठीक है, जब आप किसी भी फ्रीक्वेंसी को हाफ कर देंगे तो गेन हाफ हो जाएगी, 6 dB कम हो जाएगी। और अगर आप जिस फ्रीक्वेंसी के लिए गेन डबल हो गई, तो मतलब 6 dB इंक्रीज कर गई। तो एवरी डबलिंग और हाविंग द गेन मीन्स 6 dB चेंज। ठीक है जी। अब ये देखिए, ये एक बोर्ड प्लॉट है। बोर्ड प्लॉट क्या होता है? फ्रीक्वेंसी और गेन का अगर आप एक प्लॉट ड्रॉ करें, ये ओवरऑल है। ये लोअर लिमिट है FL, और ये जो है ये हायर लिमिट है FH। और ये जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक फ्रीक्वेंसीज़ की जो रेंज है, इस पे गेन कांस्टेंट रहती है। इधर आप ले रहे हैं गेन, वाई एक्सिस पे आप ले रहे हैं गेन। तो यहाँ देखें, ये गेन जो है ये मैक्सिमम भी है और कांस्टेंट भी है, FL और FH। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्रिटिकल फ्रीक्वेंसीज़ हैं, और यहाँ पे गेन जो है ये कांस्टेंट भी है और मैक्सिमम भी है। इन फ्रीक्वेंसीज़ को आप कहेंगे मिड रेंज फ्रीक्वेंसीज़, और इनकी गेन को आप कहेंगे मिड रेंज गेन। लेकिन जब आप FL से कम फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे तो देखें गेन कम हो रही है, गेन कम हो रही है, गेन कम हो रही है। और इसी तरह जब आप FH से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे तो गेन देखें, ये गेन कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है। ठीक हो गया। तो ये मिड रेंज, मिड बैंड, यह है मिड रेंज, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। ये वाली आगे जो है ये हाई फ्रीक्वेंसीज रेंज है, और ये इधर वाली जो फ्रीक्वेंसीज हैं ये लो फ्रीक्वेंसीज रेंज हैं। अच्छा, अब एग्जैक्टली जब गेन मिड रेंज की निस्बत जब गेन हाफ हो जाए, मिड रेंज पे जो गेन है उससे हाफ हो जाए, तो वो क्या होता है? 6 dB का चेंज होता है। लेकिन अगर आप क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी की लिमिट आप लेते हैं 3 dB, यानी मिड रेंज वाली फ्रीक्वेंसी, मिड रेंज वाली गेन से जब गेन 3 dB उसमें कमी आ जाए, 3 dB कमी आ जाए, तो उस पॉइंट को आप लोअर फ्रीक्वेंसी या क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, लोअर लिमिट ऑफ क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसी तरह इस साइड पे भी वो फ्रीक्वेंसी जिस पे आपकी जो मिड रेंज की निस्बत गेन 3 dB कम रह जाए, उस पॉइंट को आप कहते हैं अपर क्रिटिकल लिमिट, यानी
क्रिटिकल लिमिट, अपर फ्रीक्वेंसी ऑफ अपर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप एम्पलीफायर को कहते हैं, ये एम्पलीफायर की बैंड विड्थ है, यानी इस फ्रीक्वेंसी से लेकर इस फ्रीक्वेंसी तक आप एम्पलीफायर की फ्रीक्वेंसी को कहते हैं बैंड विड्थ, ठीक है। तो ये आज का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है फ्रीक्वेंसी के लिहाज से।